नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसका आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। देखो, पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था परागण के बारे में कि पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ा था कि परागण क्या होता है, कि जो आपके पराग कण होते हैं उन पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने की, स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया है वो आपके क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। फिर हमने इस पॉलिनेशन के टाइप पढ़े थे और वो टाइप आपके 2 टाइप होते हैं। पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से टाइप पढ़े थे हम सेकंड, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें उसमें देखो पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है और पहला जो टाइप है उसमें वो टाइप है आपके स्वपरागण। कौन सा होता है? स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है आपके पर परागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्वपरागण में तो पौधा एक ही काम आएगा, पर उस पौधे में देखो डिफरेंस किस प्रकार से होगा कि एक ही पौधे के एक ही पुष्प के मध्य जब परागण की प्रक्रिया होती है तो वह आपके स्वपरागण है। वो आपके कहलाता है कौन सा? वो कहलाता है आपके स्वक युग्मन। मतलब एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया। जैसे कि हमारे पास एक ये पौधा है, मान लो, ठीक है, ये पौधा है। इस पौधे के ऊपर मान लो ये यहाँ पे एक आपके फूल लगा हुआ है, ठीक है। इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब गिर जाते हैं तो वो आपके कहलाता है स्वक युग्मन। वो आपके स्व परागण का क्या एक प्रकार है, ठीक है। अगर इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पर गिर जाए दूसरे पुष्प पर तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। वो भी किसका प्रकार है? आपके स्व परागण का प्रकार है। तो इस परागण के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट पढ़ लिया था। आप उस वीडियो लेक्चर को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ा था इस परागण में कि जो वर्तिकाग्र होती है, ठीक है, ये पुष्प की ये आपके कौन सा भाग है? ये वर्तिकाग्र वाला भाग है। इस वर्तिकाग्र पर ये मान लो परागकण आ गए, तो परागकण आ गए तो अब इसमें कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। इस निषेचन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे क्या होता है? इन पराग कणों से किसका निर्माण होता है? आपकी पराग नलिका का निर्माण होता है। जैसे कि ये संरचना हमने पढ़ी थी सेकंड पार्ट में, जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें ये संरचना, ठीक है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं जिसे आपकी जनन केंद्रक कहते हैं, जिसे हम नर युग्मकोद भी कहते हैं, ठीक है। ये पराग नलिका की संरचना ये हमने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि निषेचन की प्रक्रिया पौधों में किस प्रकार से होती है, उनको यहाँ पे आज पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले देखो आज हमारे असंगतता या जिसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे अनिषेचता, और इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीटिबिलिटी मतलब इसका यह है कि यहाँ पे कोई भी असामान्यता अगर पौधों में उत्पन्न हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि पौधे में किसी भी भाग का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, या तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, या वर्तिकाग्र वाला भाग परिपक्व नहीं होगा, या पराग कणों का अंकुरण नहीं होता है, ठीक है। देखो असंगतता में क्या है कि पूर्णतः कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को क्या कहते हैं? आपके असंगतता कहते हैं। कि जो आपके नर जनन अंग और आपके मादा युग्मक एकदम पूर्ण रूप से सही, एकदम वो कार्यक्षम है, पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं, फिर भी उनके मध्य निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, उसे क्या कहते हैं? असंगतता, क्या या फिर क्या कह सकते हैं हम? अनिषेचता कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो अनिषेचता 2 प्रकार से हो सकती है। जब अनिषेचता एक ही वंश की विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य होती है, जैसे कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, तो यहाँ पे इनकी देखो क्या है? वंश क्या एक ही समान है दोनों का, पर जाति क्या है? देखो ये पीछे वाला नाम क्या दर्शाता है? जाति को। द्विनाम पद्धति में हमने पढ़ा था कि पहला नाम तो किसको बताता है? वंश को, और दूसरा नाम किसको बताता है? उसकी जाति को। तो यहाँ पे दोनों का वंश तो समान है पर उसकी जाति क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है आपके असंगतता उसे क्या कहते हैं? अंतराजातीय। क्या कहते हैं? अंतराजातीय, ठीक है। और एक है हमारे आंतर जातीय। एक कौन सा? आंतर जातीय। आंतर जातीय में क्या होता है
कि जब अनिषेधता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है, इसे क्या कहते हैं, स्वनिषेधता या स्वबंधिता भी कह सकते हैं। ठीक है, कि वो आपके दोनों में जनन की प्रक्रिया नहीं होगी, एक की एकदम पूर्ण रूप से कार्यक्षम और जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिषेधता कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपके प्रीमूला। कौन सा? प्रीमूला का पादप। ठीक है, अब देखो पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप पौधों में असंगतता पाई जाती है। मतलब परागकण जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वो वर्तिकाग्र को निषेचित नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे क्या होती है, कोई ना कोई क्या पाई जाती है, वहाँ पे आपके असामान्यता पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? असामान्यता पाई जाती है। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कारिकीय अथवा आकारिकीय हो सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है कि उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो, उसका कोई कारण फिक्स नहीं है। या तो कोई फिजियोलॉजिकल कारक हो सकता है या कोई मॉर्फोलॉजिकल कारक हो सकता है। ठीक है, यह एक जीन के बहुयुग्म विकल्पों द्वारा भी नियंत्रित हो सकते हैं। अतः अंतःक्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने तथा परागकणों की भित्ति के निर्माण के विकसित होती है। ठीक है, स्वनिषेधता का निर्धारण एवं नियंत्रण यदि नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के जीन प्रारूप होते हैं तो उससे क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिदी स्वनिषेधक कहते हैं। और इसके विपरीत बीजाणुद्भिद उत्तक के जीन प्रारूप निर्धारण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिदी स्वनिषेधता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपके निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उसके पीछे कोई भी आपके आकारिकी कारक या कारिकी कारक हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में जो जीन पाए जाते हैं उन जीनों में कुछ विभिन्नता हो सकती है जिनके कारण वो एक दूसरे को निषेचित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है पौधों में तो क्या क्या परिणाम, क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर लक्षण है यहाँ पे कि परागकणों के अंकुरण में क्या होता है, अभाव, परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। पराग नलिका की वृद्धि भी नहीं हो सकती है। पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना और पराग नलिका का वर्तिकाग्र में ही फट जाना और केंद्रकों में संलयन नहीं हो पाना, ये आपके इसमें लक्षण या परिणाम दिखाई दे सकते हैं जब आपके निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो संगतता या फिर जो हमारे असंगतता है इसको हम क्या कह सकते हैं कि एकदम पूर्ण रूप से कार्यक्षम, मतलब नर और मादा भाग दोनों एकदम ठीक है फिर भी उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, असंगतता कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी असंगतता की बात। यहाँ पे नेक्स्ट हमें बात करनी है यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन में संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, सब जानते हैं इसके बारे में। इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, स्ट्रासबर्गर, या कहीं पर बर्गर भी नाम आता है। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने लीलियम पादप में किया था। कौन से पादप में किया था, लीलियम पादप में किया था। और किसने किया था, आपके स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इस निषेचन के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। हमने परागण में पढ़ा था कि पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। अब देखो वर्तिकाग्र पर गए तो वर्तिकाग्र पर जाने के बाद में उनमें क्या होता है, वहाँ पे अंकुरण की क्रिया होगी। अंकुरण मतलब उनसे पराग नलिका निकलेगी। ठीक है, अब देखो परागकण क्रिया, परागण क्रिया के द्वारा पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वहां पे इनका क्या होगा, अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। और वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित विभिन्न स्राव जिसमें वसा, शर्करा, रेजिन आदि उपस्थित होते हैं पराग कणों के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात पराग कणों के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। देखो ये जिसकी डायग्राम है आपके सामने, ये देखो परागकण परागण क्रिया के द्वारा यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट था इसका वो हमने पढ़ लिया कि परागकण इस पे आ गए, परागकण आ गई। तो यहाँ पे जो अंकुरण में जो इनके समय लगेगा, मान लो किसी में 3 दिन लगते हैं, किसी में 4 दिन, किसी में कुछ घंटों का होता है अंकुरण। तो जो समय लगा है उनमें अंकुरण में कि परागकणों के अंकुरण में जो समय लगा है तो वो इस समय क्या कहलाता है, परागकण अंकुरण काल। उस परागकण का अंकुरण काल कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात।
अब देखो, एक हमने आपके मानव में पढ़ा था कि जब शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु भी क्या आपकी नर कोशिका, एक आपकी नर जनन कोशिका, वो क्या कर सकती है, आपकी मादा को निषेचित कर सकती है। तो वहाँ पे अनेक सारे शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पर भी अनेक सारे परागकण निर्माण होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। पर वहाँ पे एक हमने पढ़ा था कि एक शुक्राणु ही क्या करेगा, अंडाणु को निषेचित करेगा। एक शुक्राणु ही क्या करेगा, अंडाणु को निषेचित करेगा, बाकी वाले शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट। ये बात आप ध्यान में रखना। इसी प्रकार यहाँ पे एक परागकण होगा, वही क्या करेगा, यहाँ पे इस अंडाशय में प्रवेश करेगा, बाकी वाले परागकण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आई यहाँ पे, बात समझ में आई। हमने वहाँ पे एक संरचना देखी थी, ये अंडाणु की संरचना, अनेक सारे इस तरफ शुक्राणु आ रहे थे इस तरफ, तो उसमें से एक ही शुक्राणु अंदर इंटर कर रहा था, बाकी वाले शुक्राणु क्या हो गए थे, नष्ट। इसी प्रकार यहाँ पे एक परागकण से परागनलिका इस आपके अंडाशय में प्रवेश करेगी, बाकी वाले परागकण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अंकुरण काल कहलाता है, उनमें अंकुरण में जो समय लगेगा। अब देखो अंकुरण के समय जनन छिद्र से अंत्यचोल परागनलिका के रूप में बाहर निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं। अब ये जनन छिद्र क्या होता है, अंत्यचोल क्या होता है, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था कि ये परागकण की संरचना है, ठीक है। इस पे आपके 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, एक तो ये जनन छिद्र, एक ये जनन छिद्र, ये 3 जनन छिद्र। ये बाहर वाला स्तर इसीलिए इसे बाह्य चोल, ये आंतरिक स्तर इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंत्यचोल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अंकुरण के समय जनन छिद्र से, जो जनन छिद्र है यहाँ, तो इन जनन छिद्र से क्या निकलती है, आपकी एक पराग नलिका निकलती है और जो वर्तिकाग्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ये वर्तिकाग्र में यहाँ पे प्रवेश करी एक पराग नलिका। ये देखो ये नलिका, जो पराग नलिका, ये वर्तिकाग्र में प्रवेश कर रही है ना। तो एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती है और वो पराग नलिका आपके इस बीजांड में या अंडाशय में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो प्राय एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती है। ऐसे परागकण एक नलिके कहलाते हैं। एक से अधिक पराग नलिका उत्पन्न करने वाले जो परागकण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। और इनके जो उदाहरण है वो हो जाएंगे कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल। कौन कौन से हो जाएंगे, कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के सदस्य। परंतु उनमें अंतिम रूप से एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है और पराग नलिका की लंबाई वर्तिकाग्र की लंबाई पर निर्भर करती है और मक्का में इसकी लंबाई होती है 450 mm। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि यहाँ पे है क्या, निषेचन देखो कैसे होगा। परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। अब वर्तिकाग्र पर आते हैं परागकण, तो बाकी वाले परागकण क्या हो जाते हैं, नष्ट। उनमें से एक परागकण क्या करता है, पराग नलिका का निर्माण करके उस अंडाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये देखो ये परागकण इसमें प्रवेश कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पराग नलिका इस बीजांड में यहाँ पे अंडाशय में प्रवेश करेगी। तो ये तो क्या होगी, आपकी पराग नलिका, ठीक है। तो इस प्रकार आपके अंडाशय में प्रवेश करते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखो इस डायग्राम में क्या है कि हमने ये संरचना पढ़ी होगी कि ये पूरी संरचना क्या, आपके बीजांड की संरचना। बीजांड के अंदर ये क्या पाया जाता है, आपके भ्रूण कोश पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, पराग नलिका बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड की संरचना हमने पढ़ी थी। तो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, ठीक है। देखो 3 प्रकार से कौन कौन सा प्रवेश हो सकता है, ये रहा आपके सामने डायग्राम से समझिए और कुछ नहीं। सबसे पहला देखो ये पूरी संरचना की आपकी बीजांड की संरचना है, ये अंदर भ्रूण कोश। अभी हम बात करें इस बीजांड में किस तरफ से प्रवेश करेगी, ठीक है। तो देखो बीजांड में एक तो बीजांड द्वारीय प्रवेश, मतलब बीजांड द्वार से ये प्रवेश कर सकती है। तो ये नीचे वाला भाग क्या पाया जाता है, बीजांड द्वार। डायग्राम में हमने एक भाग लिखा था बीजांड द्वार, ठीक है। तो उस बीजांड द्वार में ये किस तरफ से प्रवेश करती है, आपकी बीजांड द्वार भाग से प्रवेश करती है, ठीक है। एक निभाग भाग से प्रवेश हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो ये पराग नलिका आ रही है, किस भाग से प्रवेश करिए, निभाग भाग। ऊपर वाला ये भाग कौन सा होता है, निभाग भाग ये होता है। तो एक तो बीजांड द्वारीय भाग से प्रवेश कर सकती है,
एक निभाग भाग से, और एक परागनलिका आपकी अध्यावरण, ये अध्यावरण है तो इस अध्यावरणीय भाग से इसमें प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो परागनलिका का बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश होता है। एक तो बीजांड द्वार से प्रवेश कर सकती है, एक निभाग भाग से प्रवेश कर सकती है, एक आपके अध्यावरण की ओर से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, सेम ये समझाए गए आपके बीजांड द्वार से प्रवेश, निभाग भाग से प्रवेश और अध्यावरण से प्रवेश, और इसमें उदाहरण लिखे हैं। आप इन उदाहरणों को भी क्या करना साथ में ध्यान में रखना। ठीक है, ये बीजांड द्वार, निभाग और अध्यावरण, ये मैंने आपको डायग्राम में जब सेकेंड चैप्टर में बताया था बीजांड की संरचना, तो मैंने वहाँ पे ये तीनों भाग बताए थे कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, अब देखो एक हमने संरचना पढ़ी थी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना या भ्रूण कोश की संरचना, है ना। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना या भ्रूण कोश वो कितनी थी आपकी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था थी। कैसी थी? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था, है ना। उसी को हम क्या बोलते थे वहाँ पे? मादा युग्मकोद्भिद या फिर क्या बोलते थे? भ्रूण कोश। अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो ये 7 कोशिकीय, ये आपके जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था है, इसमें ये किस प्रकार से प्रवेश करेगी। बीजांड में तो देखो हमने ये प्रवेश देख लिया अभी ये सारा, ठीक है। अब इसके अंदर प्रवेश किस प्रकार से करेगी वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, आप देखो प्रवेश किस प्रकार से करेगी। या तो क्या कर सकती है, पराग नलिका है वो सहायक कोशिका को भेद करके इधर से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, या फिर एक सहायक कोशिका को भेद कर क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। या फिर क्या कर सकती है, इधर से आपकी जो अंड कोशिका पाई जाती है उस तरफ से ये प्रवेश कर सकती है। तो देखो यहाँ पे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो भ्रूण कोश में पराग नलिका सदैव बीजांड द्वार वाले छोर से निम्न किसी एक भाग द्वारा प्रवेश करती है। अब देखो कौन से एक भाग द्वारा? अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से। देखो हमने 3 कोशिका देखी थी, यहाँ पे नीचे की ओर बीच वाली तो होती है अंड कोशिका, या तो इससे में से प्रवेश कर सकती है, ऐसे अंदर ऐसे प्रवेश कर सकती है। ठीक है, या फिर एक अंड कोशिका या फिर सहायक कोशिका, या फिर इन दोनों में से एक मध्य में से। ठीक है, या तो अंड कोशिका या सहायक कोशिका के मध्य में से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, या फिर भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका, ये आपके भ्रूण कोश होगा ऐसे, तो या तो आपकी ये तो इधर सहायक कोशिका हो गई ये, और इधर कौन सी होगी आपकी भ्रूण कोश की भित्ति। तो भ्रूण कोश की भित्ति या सहायक कोशिका के मध्य से ये आपके प्रवेश कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक सहायक कोशिका को भेदते हुए नीचे की ओर जो सहायक कोशिका पाई जाती है। अब ये सहायक कोशिका आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेकेंड जो मैंने पार्ट बताया था आपको सेकेंड चैप्टर, उसमें आप तीसरा और चौथा पार्ट देखें कि वहाँ पे सहायक कोशिका कौन सी थी, अंड कोशिका कौन सी थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने एकदम फुल डिटेल से बता रखा आपको उसकी सहायक कोशिका कौन सी होती है और अंड कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सहायक कोशिका को भेदते हुए भी प्रवेश कर सकती है। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब देखो 2 सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका या पराग नलिका में से हो सकता है। ठीक है, अब देखो प्रवेश तो हो जाता है, प्रवेश होने के बाद में क्या हो जाता है, वो अपाशित मतलब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका पराग नलिका प्राय 2 सहायक कोशिका के बीच में से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है और कुछ दूरी तय करने के बाद अधिकतर जो सहायक कोशिका हो जाती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने पर पराग नलिका शीर्ष तथा शीर्ष के नीचे एक छिद्र विकसित हो जाता है जिसमें से दोनों नर युग्मक तथा कोशिका केंद्रक होते हैं या कोशिका द्रव्य होता है, उनका कुछ भाग क्या हो जाता है वहाँ पे सहायक कोशिका में विमुक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो पराग नलिका हमने पढ़ी थी सेकेंड चैप्टर में, पराग नलिका पढ़ी थी, उसमें 2 केंद्रक थे जिन्हें हमने नर केंद्रक या जनन केंद्रक कहा था। तो 2 में से एक केंद्रक अंड कोशिका के साथ मिल जाता है। ये एक केंद्रक तो किसके साथ मिल जाएगा, आपके जो अंड कोशिका थी उसके साथ, और क्या बना लेगा आपके 2N जाइगोट। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तथा दूसरा नर युग्मक अमीबिया अथवा अन्य गति द्वारा द्वितीय केंद्रक के पास पहुंचता है। अब देखो द्वितीय केंद्रक के पास 2 केंद्रक तो उसके पास है पहले से, और एक केंद्रक अब ये चला जाएगा तो +N केंद्रक कितने हो गए आपके, यहाँ पे 3N केंद्रक हो गए। क्या हो गए यहाँ पे 3N केंद्रक हो गए। ठीक है, ये आपके त्रिगुणित केंद्रक बन गए और एक आपके द्विगुणित केंद्रक बन गया। तो आप त्रिगुणित केंद्रक और इन द्विगुणित केंद्रक को यहाँ पे याद रखना,
और बाकी वाला जो पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।